इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज लुकास का लिखा हुआ ऐसे क्रिटिकल रियलिज्म एंड सोशलिस्ट रियलिज्म को लेकर के डिस्कस करेंगे। इस ऐसे में उन्होंने मेन किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात किया है, किस किस आइडिया को लेकर हाईलाइट किया है और कैसे क्रिटिकल रियलिज्म और सोशलिस्ट रियलिज्म इन दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है थ्रू एग्जाम्पल्स, वो बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जॉर्ज लुकास एक हंगेरियन बॉर्न मार्क्सिस्ट थिंकर और लिटरेरी क्रिटिक है। इनका कुछ फेमस थियरीज एंड प्रोपोनेंट्स है, जैसे रीफिकेशन, क्लास कॉन्शियसनेस, लेनिनिज्म एटसेट्रा। वेस्टर्न मार्क्सिज्म के फाउंडर ये माने जाते हैं और जो ट्रेडिशनल सोवियत फाउंड सोशलिज्म और मार्क्सिज्म है उनसे ये थोड़ा आइडिया में डिफर करते हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न मार्क्सिज्म का फाउंडर कहा जाता है। और ये क्रिटिकल रियलिज्म एंड सोशलिस्ट रियलिज्म नामक जो एसे है, ये इनका थोड़ा सा और ब्रॉडर वर्क का एक हिस्सा है। उस वर्क का नाम है रियलिज्म इन द बैलेंस, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था। उसी का एक हिस्सा है ये क्रिटिकल रियलिज्म एंड सोशलिस्ट रियलिज्म। तो बेसिकली इस पूरा एसे में अगर मैं आपका सार बात बता दूं तो रियलिज्म के दो पहलू होते हैं, एक क्रिटिकल रियलिज्म, एक सोशलिस्ट रियलिज्म। क्रिटिकल रियलिज्म एक पहला स्टेप है रियलिज्म का तहत, जब आपने चारों तरफ का सोसाइटी का अंदर का जो वास्तविकता है उसको आप ढूंढ के निकालते हो, उसको आप क्रिटिक करते हो, उसमें जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है, हिपोक्रेसी मौजूद है, उसको आप एक्सपोज करते हो। ये हुआ क्रिटिकल रियलिज्म। सोशलिस्ट रियलिज्म है जब आप एक कदम और बढ़ जाते हो और अपने रियलिस्टिक आर्ट के थ्रू सोसाइटी के जो अब तक के जो प्रोलेटारियत हिस्से थे, जो मार्क्सिज्म में हम लोग प्रोलेटारियत और बुर्जाइज दोनों अलग अलग हिस्सा मानते हैं। बुर्जाइज यानी जो हाई क्लास प्रिविलेज्ड मालिक श्रेणी, और प्रोलेटारियत यानी जो डाउन ट्रोडन अंडर प्रिविलेज शोषित श्रेणी, श्रमिक श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उनका जिंदगी को, उनका लाइफस्टाइल को दर्शाना, ठीक है, उनको एक नया सोशल ऑर्डर बनाना और एक तरीके से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो सोवियत का प्रिंसिपल है उसको आगे बढ़ाना अपना वर्क के थ्रू, अपने रियलिज्म का थ्रू, ये है सोशलिस्ट रियलिज्म। ये मैंने बहुत संक्षेप में बोला। अब और भी ऐसे में डिटेल में इन दोनों के बारे और भी न्यूएंसेस है, और भी कंपैरिजंस है, और भी रियल लाइफ एग्जांपल्स है, वो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सोशलिस्ट रियलिज्म के बारे शुरू करते हैं। इसको एक टेलियोलॉजिकल स्टाइल बताया गया है। टेलियोलॉजिकल शब्द का अर्थ होता है पर्पस ड्रिवन, यानी कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसका एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप उस काम को कर रहे हो। तो सोशलिस्ट रियलिज्म को टेलियोलॉजिकल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये भी एक स्पेशल उद्देश्य के द्वारा ड्रिवन है। क्या है वो उद्देश्य? वो उद्देश्य है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को प्रोमोट करना, उसका प्रचार करना, उसको बढ़ावा देना, उसको और आगे तक फैलाना। ठीक है, इसीलिए इसको टेलियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ रियलिस्टिक आर्ट कहा जाता है। तो रियलिज्म में इसमें छुपा हुआ है। रियलिज्म यानी आप अपने समय के चारों तरफ का समाज का और सामाजिकता का जो असलियत है वो आप अपने राइटिंग का थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जो कुछ आप देख रहे हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, आपका पॉलिटिकल कंडीशन, चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, बट रिमेनिंग इन अ सोशलिस्ट ट्रेडिशन। सोशलिस्ट ट्रेडिशन मतलब वही मैंने बताया कि सोसाइटी का जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको आप लाइमलाइट में लाते हो, उनको फोरग्राउंड में लाते हो, उनका जिंदगी को दर्शाते हो, और एक न्यू सोशल ऑर्डर जो कि मार्क्सिज्म ने पहले ही दिखाया था कि कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी ड्रिवन बाय प्रोलेटारियत, उसका एक सपना दिखाते हो, उसका आदर्श में आप आगे बढ़ते हो। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट रियलिज्म। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, सोशल रियलिज्म से ये अलग है। सोशल रियलिज्म मतलब होता है कि जब आप सोसाइटी का डिफरेंट कंसर्न्स को लेकर के आप आगे बढ़ते हो। आप चाहे उसमें पोएट्री लिखो, चाहे ड्रामा लिखो, चाहे उसमें एसे लिखो, या उसमें आप कोई भी आर्ट, कोई भी तरीके का आर्ट करो, दैट इज कॉल्ड सोशल रियलिज्म। और सोशलिस्ट रियलिज्म है कि सोसाइटी का जो पिछड़ा तबका है उसको आप आगे लेके आओ, वो जो मार्क्सिस्ट प्रोलेटारियत वाला प्रिंसिपल है उसको आप आगे बढ़ा के ले जाओ। अब 1934 के बाद से सोवियत यूनियन का द्वारा ये स्पॉन्सर किया जा रहा था, ये एक न्यू काइंड ऑफ इमर्जिंग आर्ट बन करके आ रहा था सोशलिस्ट रियलिज्म। इसके पीछे का दो कारण है, एक है राइज ऑफ फैसिज्म, एक है रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तो आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वॉर का बाद से दोनों सुपर पावर्स में, एक है आपका यूएस और एक है सोवियत यूनियन। उस टाइम में तो रशिया नहीं था, उस टाइम में सोवियत यूनियन था। 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ था, फिर अलग अलग कंट्री बन गया था, वो अलग बात है। लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो जो कोल्ड वॉर का टाइम था, कि दोनों ही अपना आइडियोलॉजी को लेकर के एक लड़ाई में, संग्राम में उतर आए थे कि किसका आइडियोलॉजी पूरा दुनिया को डोमिनेट करेगा। तो अमेरिका अपना तरफ से कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, उसको द डोमिनेटिंग
प्रिंसिपल, द करेक्ट प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो मान रहा था। और इक्वल तरीके से सोवियत यूनियन भी कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था अपना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पे। तो दोनों का ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर था, इसी का नाम था कोल्ड वॉर। और राइज ऑफ फैसिज्म भी आप जानते हैं, क्योंकि खास करके वर्ल्ड वॉर वन का बाद से ही एक जो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये एक तरीके का ग्रो कर रहा था। कास्टिज्म भी आप कह सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा दो प्रोपोनेंट है, एक इटाली में मुसोलिनी, एक जर्मनी में हिटलर, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी काफी हद तक जिम्मेदार था, ये फैसिज्म। तो ये फैसिज्म और कोल्ड वॉर, ये दोनों मिला जुला करके एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, जिस बैकग्राउंड में सोवियत यूनियन अपना ये न्यू काइंड ऑफ आर्ट, स्पॉन्सर्ड आर्ट एक तरीके से प्रमोट कर रहा था, ताकि उनका कल्चरल एक आप कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट हो सके। ठीक है, अब सोशलिस्ट रियलिज्म का कुछ कुछ पिन पॉइंट है जो आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू क्रिएट एन सोशलिस्ट रियलिज्म आर्ट, तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे स्ट्रिंजेंट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट 100% होना चाहिए। आप जो भी आर्ट तैयार कर रहे हो, चाहे आप पोएट्री लिख रहे हो, चाहे आप नॉवल लिख रहे हो, चाहे आप ड्रामा लिख रहे हो, चाहे आप कोई विजुअल आर्ट कर रहे हो, उसमें सोशलिज्म का झलक रहना बहुत जरूरी है। और इसको माना ही जाता है कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस का टूल, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल। मतलब इसमें पॉलिटिक्स इनहेरेंट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है, ये स्पष्टता, ये उद्देश्य है कि पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन को फैलाना, तो वो होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है पॉजिटिव हीरो का, यानी एक ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा आइडियल फिगर होना चाहिए जिसके अंदर सोशलिस्ट वैल्यूज रहे। और जो एक इसका मकसद क्या है कि एक एकदम नए किस्म का इंसान तैयार करना, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है, जो एकदम नया आदर्श होगा, ये एकदम आइडियल होगा, एकदम फ्लॉलेस होगा, पूरा दुनिया का एक रोल मॉडल होगा, जिसको लेनिन ने कहा था होमो सोवियट। 3 नंबर पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आपको शो करना पड़ेगा। और ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर किस चीज से मार्क होगा? द फाइनल ट्रायम्फ ऑफ सोशलिज्म, यानी करंट समय पे रह करके, या उस टाइम जब ये चल रहा था, ये कोल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम में तो सोशलिज्म का जो फाइनल ट्रायम्फ है वो रियलाइज नहीं हुआ था। तब बैटल चल रहा था कौन जीतेगा, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। लेकिन कम से कम आपको सोशलिस्ट आर्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कभी ना कभी चल के सोशलिज्म जो है वो मतलब विजयी होगा और वही वास्तवायित होगा। तो इस तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आपको दिखाना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है कि जो भी आप सोशल रियलिस्टिक आर्ट क्रिएट करेंगे वो डेफिनेटली एक्सेसिबल टू मास होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के निचला तबके के लिए लिख रहे हैं, उनका जिंदगी लिख रहे हैं। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी वही लोग को उसको एक्सेस नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो फायदा क्या है ना। तो इसलिए लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, लूसिड लैंग्वेज होना चाहिए, नैरेटिव स्टाइल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ज्यादा घुमा पिचा करके इंटेलेक्चुअल कुछ चीज पैस्टिश उस टाइप का कुछ करने का कोई दरकार नहीं। सीधा सरल तरीके से लिखो, ठीक है, कोई टैंगलनेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहना चाहिए। ये कुछ 3-4 पॉइंट है जो एक सोशल रियलिस्टिक आर्ट का पहचान है। अब लूकस एक एग्जाम्पल भी, एक सैंपल भी दिए है कि एक मॉडल सोशल रियलिस्टिक आर्ट क्या होता है। दैट इज मैक्सिम गोर्की का लिखा हुआ नॉवल द मदर, जिसमें हमको एक प्रोलेटारिएट कैरेक्टर देखने को, लीडिंग कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है, चारों तरफ का सोशल रियलिस्टिक और कुछ बाकी कंटेंट्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। और सोशल रियलिज्म का एक और मतलब की पॉइंट है कि वो कॉन्क्रीट और इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है, जस्ट कैपिटलिज्म का फॉयल नहीं है। कैपिटलिज्म का फॉयल इन द सेंस कि कैपिटलिज्म को कॉन्ट्रास्ट करते हुए, कैपिटलिज्म को क्रिटिक करते हुए, सिर्फ वही उसका बुनियाद नहीं है, उसका अपना एक अलग बुनियाद है। और वो बुनियाद क्या है? टू सीकिंग ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अमीड सोशल डायनामिक्स, या कहा जाए कि सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस। सोसाइटी में जो भी आपको कॉन्ट्राडिक्शंस देख रहा है, जो भी आपको क्लास डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो भी आपको वेल्थ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो भी इनइक्वालिटीज देखने को मिल रहा है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ठीक है। और मार्क्सिज्म का तहत वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यही है कि जब तक श्रमिक और मालिक यानी प्रोलेटारिएट और बोर्जाइज क्लास दोनों रहेंगे, तब तक क्लास डिफरेंस रहेगा, तब तक शोषण होता रहेगा। और इस क्लास डिफरेंस को मिटाने का एक ही उपाय है कि संग्राम किया जाए, रेवोल्यूशन किया जाए, जिसका तहत रूल ऑफ प्रोलेटारिएट स्थापित होगा और आगे चल करके क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी स्थापित होगा। ये सोशलिज्म कम्युनिज्म का एक गोल है, ठीक है, एक टारगेटेड है। तो ये है एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ।
ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, और मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो अभी एग्जांपल दिया यही ऑब्जेक्टिव हर जगह हो, बट ये वो आर्टिस्ट का काम होगा जो वो सोशल रियलिज्म को लेके चल रहा, उसका काम होगा कि जिस विषय में वो काम कर रहा है, जिस सोशल डायनामिक्स के अंदर वो काम कर रहा है, उसमें जितने भी इनइक्वालिटीज है, जितने भी मिसमैचेस है, उसमें से भी वो कुछ एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ढूंढ के निकाले जो सत्य हमेशा साबित हो। ठीक है, यही उसका कॉन्क्रीट बुनियाद है। ओके, और सोशल रियलिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं वो सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे ज्यादा अवेयर होते हैं रादर देन क्रिटिकल रियलिज्म को फॉलो करने वालों से। ठीक है, ये एक गौर करने वाला विषय है कि जॉर्ज लुकास खुद एक क्रिटिकल रियलिज्म के प्रोपोनेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन सब पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बोलते हैं और एनकरेज भी करते हैं जो सोशल रियलिज्म से सीखा जा सकता है। सबसे बड़ा उसमें क्या है कि सोशल रियलिटी को इग्नोर करने का जो गलती है, जो कि आज तक काफी सारे क्रिटिकल रियलिस्ट करते हुए आए हैं, उसको ना दोहराना। और वो सोशलिस्ट रियलिज्म को इस लिहाज से, मैं कोट करके डायरेक्ट टेक्स्ट से कोट करके बता रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो आप रॉन्ग आंसर में भी इसको कोट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फंडामेंटली न्यू एंड हाईली फ्रूटफुल चैप्टर इन लिटरेरी क्रिएशन। किस चीज के बारे में बताया गया है? सोशलिस्ट रियलिज्म के बारे में बताया गया कि ये एकदम बुनियादी तरीके से एक नया और बहुत ही ज्यादा कारगर चैप्टर है या कारगर एक सेक्शन है किसमें? लिटरेरी क्रिएशन में। यानी ये सिर्फ आपका पॉलिटिकल तरीके से नहीं, ये क्रिएटिविटी के तरीके से भी एक बेहतर ऑप्शन है। सोशलिस्ट रियलिज्म के प्रैक्टिशनर्स को स्टैलिन ने क्या बताया है? इंजीनियर्स ऑफ सोल्स। क्यों ऐसा उन्होंने बताया है? क्योंकि वो लोग लगातार अपने काम के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू क्या करते हैं? मेन जो मैस ऑफ मेजॉरिटी है उसको, उसका मेंटालिटी को इवॉल्व करते हैं, उनके मानसिकता में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जो एक स्टेबल चेंज होना चाहिए, जो एक हेल्दी चेंज होना चाहिए, वो लाते हैं। ओके, और जो रियलिज्म वाला पार्ट मैंने पहले भी बताया कि रियलिज्म ये शब्द जो है इसका वास्तविक तभी होगा जब एज इट इज आप सोसाइटी को दिखाओगे, एज इट इज सोसाइटी के मेंबर्स को दिखाओगे। तो यहाँ पे ये भी फोकस किया जाता है कि जो वर्किंग क्लास है स्पेशली, कि जैसे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, हाथ में टूल लिए दिन भर, तो वो चीज रियली डिपिक्ट किया जाता है। ओके, लेकिन हाँ, इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इसका आर्टिस्टिक स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड, थोड़ा सा मतलब काफी ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेशन है और इसमें सेंसरशिप भी थोड़ा थोड़ा लागू होता है, तो आपको बहुत ज्यादा छूट नहीं दिया जाता, आपको कुछ कुछ दायरे में रह करके अपना क्रिएटिविटी को मतलब चैनलाइज करना पड़ता है। अब जहां आपको में कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया तो शायद आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरा तरीके से नहीं विस्तार कर पाओगे। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो जिस हिसाब से कर पाते, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो लग ही जाता है, इसलिए वजह से ये थोड़ा सा क्रिएटिवली इंफीरियर और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए जो वेस्टर्न क्रिटिक्स है वो कभी कभी थोड़ा सा मतलब ह्यूमरसली इसको बॉय मीट्स ट्रैक्टर के नाम से भी पुकारते हैं, ये जो सोशलिस्ट रियलिज्म वाला क्रिटिसिज्म है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल रियलिज्म बेसिकली एक क्रिटिकल अप्रोच है सोशल रियलिटी को समझने के लिए। आपका चारों तरफ जो भी सोशल रियलिटी है उसको आप ऑब्जर्व करो, उसको आप एनालाइज करो और उसमें से आप जो छुपा हुआ हिडन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस के पीछे काम कर रहे हैं, उनको ढूंढ के निकालना। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म का क्रिटिक करना और बोर्जुआई सोसाइटी का भी क्रिटिक करना। पूंजीवाद जो कुछ नुकसान अपने साथ लेकर के आता है, जो कुछ डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स वो अपने साथ लेकर के आता है, जो डिस्ट्रक्टिव आइडिया वो प्रमोट करता है, उसको ढूंढ के निकालना, उसको स्पॉट करना और उसको एक्सपोज करना, ये सोशलिस्ट रियलिज्म का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर क्यों है? क्योंकि यही सबसे पहले कैपिटलिज्म को क्रिटिक करना शुरू किया था, बोर्जुआई सोसाइटी को क्रिटिक करना शुरू किया था और एक तरीके का सोशल और हिस्टोरिकल अवेयरनेस के बारे में जागरूक करना शुरू किया था। इसके बाद एक स्टेप और आगे आके सोशलिस्ट रियलिज्म आया और उसने सोशलिज्म को एक्टिवली प्रमोट करना शुरू किया, इसलिए क्रिटिकल रियलिज्म को प्रिकर्सर टू सोशलिस्ट रियलिज्म कहा गया है। टचिंग अपॉन सोशल इश्यूज, यानी जितने भी सामाजिक इश्यूज है, जैसे वर्किंग क्लास हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, वगैरह वगैरह और जो भी इश्यूज है, उसको ये टच करते हुए तो जाता है, लेकिन सीधा सीधी एक न्यू सोशल ऑर्डर का प्रमोशन ये नहीं करता। सीधा सीधी प्रमोशन कौन करता है? सोशलिस्ट रियलिज्म करता है, इसीलिए इसको प्रिकर्सर कहा गया कि ये उसका एक स्टेप पीछे है। ठीक है, वो सोच दिया है और उसको कार्य में रूपांतरित किया है किसने? सोशलिस्ट रियलिज्म में। कॉम्प्लेक्स, राउंड और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे क्रिटिकल रियलिज्म वाले किताबों में या क्रिटिकल रियलिज्म वाले आर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी रहता है और सोशल सराउंडिंग भी रहता है। ये दोनों तरीके के आइडिया के द्वारा कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, कैरेक्टर्स शेप होते हैं। इसीलिए इनके कैरेक्टर्स का जो इनर वर्ल्ड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, चिंता भावना काफ़ी मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। फ्लैट कैरेक्टर नहीं होते, राउंड कैरेक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं सेम ही कैरेक्टर का डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन एक इसका प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म का फॉयल होने में ही लिमिटेड है। ये अपने आप में कोई अलग बुनियादी सोच प्रेजेंट नहीं करता है जिस तरीके से सोशलिस्ट रियलिज्म करता है। ओके, थॉमस मान को एक आइडियल सैंपल बताया गया है कि आइडियल क्रिएटर बताया गया है जो क्रिटिकल रियलिज्म को चैंपियन करते हैं। इनका कुछ कुछ वर्क्स है जैसे बर्डन ब्रुक्स हो गया, द मैजिक माउंटेन्स हो गया, वो क्रिटिकल रियलिज्म को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। जैसे किस किस पॉइंट में फॉलो करते हैं वो भी लुकस ने डिस्क्राइब किया है कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स मेंटालिटी, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी वाले कैरेक्टर। इन 4-5 पॉइंट में हर पॉइंट में एक्सेल करता है। इसीलिए थॉमस मैन को एक मतलब आइडियल एग्जांपल बताया गया क्रिटिकल रियलिज्म का। ओके, और वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स जो है उनको फ्रॉम द इनसाइड डिस्क्राइब किया जाता है और बुर्जाइज कैरेक्टर्स जो है उनको फ्रॉम द आउटसाइड डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये चार्ल्स डिकेंस के बारे में लुकस ने कहा है। चार्ल्स डिकेंस के जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी नॉवेल्स है, वो जनरली अपने मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास यानी जो बुर्जाइज क्लास में बिलोंग करते हैं उन कैरेक्टर्स को वो फ्रॉम द आउटसाइड डिस्क्राइब करते हैं। फ्रॉम द आउटसाइड यानी उनके एक्सटर्नल क्वालिटीज के बेसिस में, उनके सुपरफिशियल फीचर्स के बेसिस में, उनका कितना वेल्थ है, कितना दौलत है, कितना लाइफस्टाइल कैसा है, उस लिहाज से। लेकिन जो उनके लोअर मिडिल क्लास या पुअर या कहा जाए कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, मार्जिनलाइज जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका वो साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाते हैं, उनको वो फ्रॉम द इनसाइड डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है ओलिवर ट्विस्ट। इसमें जो पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास है विक्टोरियन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उसको भी दिखाया गया है। और उसके साथ साथ वेल्थ, लग्जरी और हिपोक्रेसी जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास में से दिखने को मिलता है, वो उसको भी दिखाया गया। तो दोनों साथ साथ दिखाया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट जो गौर करने लायक है वो है मॉडर्निज्म का क्रिटिक भी यहाँ पे पेश किया है लुकस ने। क्यों किया है? उनका मानना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रैगमेंटेड नैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, ये सब चीज़ों के चक्कर में जो असली फोकस जो सोशल इश्यूज में रहा उससे उसको विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कंटेंट से फोकस हटा करके उसको फॉर्म एंड स्टाइल में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो रियलिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में एक तरीके का क्लैश आ जाता है, क्योंकि रियलिज्म का उद्देश्य क्या है कि सोशल रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, उसमें जो भी कुछ इनइक्वालिटीज है, ड्रॉबैक्स है, उसको एक्सपोज करना। लेकिन मॉडर्निज्म क्या करता है? मॉडर्निज्म उस सोशल इशू को, उस ब्रॉडर इशू को इग्नोर करके इंडिविजुअल इश्यूज में, इंडिविजुअल स्टाइल में ज्यादा फोकस करती है। इसके एग्जाम्पल पे उन्होंने दिया है कि जैसे काफ्का, जॉयस, प्रूस्ट, जो भी जिनको भी मतलब द टावरिंग फिगर ऑफ मॉडर्निज्म माना जाता है, वो बुर्जाइज इंडिविजुअलिज्म और एलियनेशन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं रादर देन सोशल कॉन्शियसनेस और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनजस्टिस को एक्सपोज करने से। और यही कारण है कि रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल इन मॉडर्निस्ट वर्क में नहीं है, और नहीं रहने का वजह से ही इनमें बहुत जल्दी डिकेडेंस एंड डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा या मिलता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस मिला करके टोटल उन्होंने सोशलिस्ट रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है, और दोनों का बीच में उन्होंने एक तरीके से सोशलिस्ट रियलिज्म को ही थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दिया है, क्योंकि वो ना ही सिर्फ कैपिटलिज्म को क्रिटिक करके सीमित रहता है, बट वो एक्टिवली एक न्यू सोशल ऑर्डर को प्रमोट करता है, एक तरीके से जस्टिस को, सोशल जस्टिस को फर्दर करता है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में कंटेंट चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।